पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे फैक्टर इफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस कि कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस को। अब उसमें हमने बात किया था कि दो हमने बड़े बड़े ग्रुप में बांट दिया था, एक एक्सटर्नल फैक्टर, एक इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर में हमने बताया था नंबर, साइज, ओरिएंटेशन, एज ऑफ लीफ जो होता है असर डालते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे। उसके बाद जो हो गया नंबर ऑफ मीजोफिल सेल, कितने मीजोफिल सेल पाए जाते हैं, कितने क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, कितने अमाउंट में क्लोरोफिल पाया जाता है, इंटरनल CO2 कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ये सब इफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस पे। उसके बाद हमने एक्सटर्नल पे बात किया था लाइट, CO2 कॉन्सेंट्रेशन, उसके बाद टेम्परेचर, वाटर, ये भी क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। अब हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि कहां तक बात किया था, लाइट पे। उसके बाद पढ़ा था ब्लैकमैन्स लॉ। क्या पढ़ा था, ब्लैकमैन्स लॉ पढ़ा था। देखना अगर हम बात करें इस वीडियो में तो आगे हम बात करेंगे, लाइट पे हमारी बात हो चुकी है। उसके बाद आज बात करेंगे, हमने बताया था लाइट जो होता है फुल सनलाइट के 10% पे ही सैचुरेशन, उसका लाइट सैचुरेशन आ जाता है। इसका मतलब लाइट जो है लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, ऐसा फैक्टर जो फोटोसिंथेसिस के रेट को लिमिट कर दे उसे बोलते हैं लिमिटिंग फैक्टर। तो लाइट एक लिमिटिंग फैक्टर, रेयरली लिमिटिंग फैक्टर होता। कहां लिमिटिंग फैक्टर होता, ऐसे प्लांट जो कहां डेंस फॉरेस्ट में छोटे छोटे प्लांट जो ग्रो कर रहे हो, उसके बाद शेडेड एरिया में, छांवदार एरिया में, तो वहां लाइट लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है। आज बात करेंगे दूसरे टॉपिक पर, छोटा छोटा टॉपिक बचा है, निपटा लेते हैं इसको। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट इस वीडियो में भी डालेंगे, जैसे कैम पाथवे हो गया, थोड़ा सा क्लोरोफिल के बारे में जान लेंगे, बस ये चैप्टर खत्म हो गया। चलो, तो CO2 कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, आसान है। CO2 कॉन्सेंट्रेशन ऐसा कहा जाता है कि CO2 जो होता है वो क्या होता है, मेजर लिमिटिंग फैक्टर होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। क्या होता है, पहले लिख दें फिर रीजन बता रहे हैं। CO2 जो होता है ये क्या होते हैं, मेजर लिमिटिंग फैक्टर, मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए मेजर लिमिटिंग फैक्टर होता है। अच्छा, कोई मेजर लिमिटिंग फैक्टर है, कोई अगर मेजर लिमिटिंग फैक्टर है, इसका मतलब वो कम अमाउंट में पाया जा रहा है, उसकी कमी है। ब्लैकमैन्स ने क्या कहा था, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर में क्या बताया गया था, अगर किसी रिएक्शन को अगर किसी केमिकल रिएक्शन या बायोकेमिकल रिएक्शन को ढेर सारे फैक्टर प्रभावित कर रहे हैं, ढेर सारे फैक्टर उस पर इफेक्ट कर रहे हैं, अपना प्रभाव डाल रहे हैं, अपना असर कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा प्रभाव वही डालेगा जो सबसे कम अमाउंट में होगा। तो ये मेजर लिमिटिंग फैक्टर, सबसे मुख्य लिमिटिंग फैक्टर CO2 को माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि इन एटमॉस्फेयर, अगर हम एटमॉस्फेयर में बात करें तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो होता है कितना होता है, 0.03% से 0.04% CO2 कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, जो कि एक बहुत कम अमाउंट है। हमें पता है नाइट्रोजन कितना होता है, ये होता है 78%, और उसके बाद ऑक्सीजन कितना होता है 21%। 78-21 को जोड़ दो कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। बचे हुए 1% में सारी गैसेस पाई जा रही हैं, उसमें से CO2 कितना पाया जा रहा है, उसमें से CO2 कितना पाया जा रहा है, 0.03% से 0.04 तक ये पाया जा सकता है। अब देखो, तो इस पे फोटोसिंथेसिस, भैया इसी कॉन्सेंट्रेशन पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है। प्लांट CO2 एटमॉस्फेयर से ले रहा है और H2O क्या ले रहा है, नीचे से ले रहा है। देखो, ये है लीफ, ये है स्टेम, ये है रूट। यहां से H2O लिया, उसे एटमॉस्फेयर से CO2 मिल गया, और लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में क्या बना दिया, ग्लूकोज, और क्या रिलीज कर दिया, O2 रिलीज कर दिया। क्या रिलीज कर दिया, O2। मतलब हमें CO2 चाहिए अगर हमें फोटोसिंथेसिस करना है। तो हमने कहा अगर तुम्हारे पास थोड़ा CO2 है, हम थोड़ा ज्यादा बढ़ा दें CO2, तो भैया और तेजी से फोटोसिंथेसिस होना चाहिए। हमने कहा ठीक है, अगर 0.04% से ज्यादा बढ़ा दें तो फोटोसिंथेसिस और होना चाहिए, क्योंकि CO2 ज्यादा है तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। तो हमने कहा, हमने इंक्रीज कर दिया, इसका साइन का मतलब है इंक्रीज, अप टू कितना 0.05% तक इंक्रीज करने पर हमने देखा रेट ऑफ PS मतलब फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। अब हमने कहा और बढ़ाओ,
CO2 कॉन्सेंट्रेशन 0.03% था। इधर देखो एक ग्राफ द्वारा हम तुम्हें समझा दे रहे हैं। ये क्या है, इधर हम लिख दे रहे हैं CO2 कॉन्सेंट्रेशन और इधर लिख दे रहे हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमने दिया, चलो हम 0.03 हमने दिया, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। यहां मान लो 0.03, फिर कितना दिया 0.04, फिर कितना दिया 0.05, फिर 0.06, यहां से तो 0.01 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने देखा जैसे जैसे हम CO2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम CO2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता जा रहा है। CO2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो रहा है भैया, बढ़ रहा है। लेकिन कितने तक बढ़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, कितने तक बढ़ेगा। एनसीईआरटी ने लिखा कि 0.05% तक अगर CO2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते हो तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। लेकिन इसके बियॉन्ड मतलब क्या, बियॉन्ड 0.05%, अगर 0.05% से ऊपर जाते हो तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्योंकि ज्यादा CO2 जो है वो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देगा। क्या क्रिएट कर देगा भैया, टॉक्सिसिटी। तो फोटोसिंथेसिस अगर 0.05 के ऊपर जाते हो तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इतनी बात एकदम क्लियर है। तो इसका मतलब ये है कि CO2 जो है, पहली बात तो कम अमाउंट में पाया जा रहा है, लेकिन उसको बढ़ाने पर भी हमें कुछ ज्यादा फायदा नहीं हो रहा। ज्यादा अगर बढ़ा दिए, जैसे 0.05% तक बढ़ाया तो क्या हुआ, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ा। लेकिन अगर उसके ऊपर बढ़ा दें तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो रहा है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो रहा है, घट जा रहा है। क्योंकि उसके ऊपर बढ़ाने पर क्या हो जा रहा है, टॉक्सिसिटी हो जा रहा है। क्या क्रिएट हो जा रहा है, टॉक्सिसिटी। इतनी बात एकदम क्लियर है। तो चलो भैया, ये ग्राफ हमने लिख दिया तुम्हारे सामने, ऐसे बना दिया, किसके किसके भी, CO2 कॉन्सेंट्रेशन और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसके बाद हमने कहा बताओ CO2 C3 प्लांट जो तुमने देखा था, C3 प्लांट जो था उसमें CO2 फिक्सेशन हो रहा था, बिल्कुल हो रहा था, याद है कि नहीं। उसके बाद हमने कहा C4, अगर C4 को हम देंगे, C4 को भी हम देंगे तो ये भी, अगर CO2 हम C3 को दे रहे हैं और C4 को दे रहे हैं तो दोनों फोटोसिंथेसिस करेंगे। CO2 हमने दिया, उसने फोटोसिंथेसिस किया, मतलब ये उसका रेस्पॉन्स हुआ। तो C3 एंड C4 प्लांट रेस्पॉन्स देंगे अपना, लेकिन अलग अलग रेस्पॉन्स देंगे। कहने का मतलब क्या है, समझो पहले। C3 एंड C4 प्लांट दोनों CO2 कॉन्सेंट्रेशन जब दोगे तो वो रेस्पॉन्स देंगे। रेस्पॉन्स मतलब फोटोसिंथेसिस करेंगे, लेकिन दोनों का रेस्पॉन्स देने का तरीका अलग अलग होगा। तरीका कैसे अलग अलग होगा समझा रहे हैं। C3 एंड C4 प्लांट रेस्पॉन्ड डिफरेंटली टू CO2 कॉन्सेंट्रेशन। CO2 कॉन्सेंट्रेशन के प्रति C3 एंड C4 प्लांट क्या रेस्पॉन्स अलग अलग देंगे। अरे यार तुरंत समझ जाओगे। देखो तुम बताओ, एक तरफ है C3 प्लांट और एक तरफ है C4 प्लांट, कौन ज्यादा CO2 कॉन्सेंट्रेशन पाएगा तब रेस्पॉन्स देगा। कौन ज्यादा CO2 कॉन्सेंट्रेशन पाएगा, C3। याद करो, अगर C3 में लो कॉन्सेंट्रेशन हुआ तो फोटो रेस्पायरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोटो रेस्पायरेशन हो गया तो भैया इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ या कम हुआ। कहने का मतलब समझ गए। तो ये सही से रेस्पॉन्स नहीं दे पाया। तो अगर C3 को चाहते हो रेस्पॉन्स दे, C3 प्लांट, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा करना पड़ेगा। क्योंकि C3 प्लांट जो होते हैं इन्हें जरूरत होती है, रिक्वायर हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन, हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन इन्हें रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा बताओ, तो अब एक बात यहां से क्वेश्चन बन सकता है, अब इन्हें ज्यादा CO2 चाहिए तो इनका सैचुरेशन जो आएगा, सैचुरेशन हमने पिछले वीडियो में बताया था, इनका जो सैचुरेशन पॉइंट आएगा, इनका जो सैचुरेशन आएगा वो ज्यादा CO2 पे आएगा, क्योंकि इन्हें ज्यादा CO2 चाहिए। तो इनका जो सैचुरेशन आएगा, सैचुरेशन ये किस पे आएगा, इसको रट लेना सीधा, एट
450 माइक्रोलीटर पर लीटर। 1 लीटर डिफरेंट गैसेस में, 1 लीटर लिक्विड है जिसमें मान लो 1 लीटर, मान लो 1 लीटर गैस है मान लो, और उसमें डिफरेंट गैस है, उसमें 1 लीटर में कितना CO2 होना चाहिए? तो सैचुरेशन आ जाएगा C3 का 450 माइक्रोलीटर। 1 माइक्रोलीटर बराबर कितना होगा? 10⁶ लीटर। इतनी बात एकदम क्लियर है। तो 1 लीटर में 450 माइक्रोलीटर, 1 लीटर डिफरेंट गैस में 450 माइक्रोलीटर क्या होना चाहिए? CO2। तब सैचुरेशन पॉइंट आएगा C3 का। इसका मतलब यह है कि इन्हें CO2 का रिक्वायरमेंट ज्यादा, हमने बताया था, लेकिन ये लो CO2 पे भी चल जाते हैं क्योंकि इसमें पेप्केज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पेप्केज। चलो, तो इनमें सैचुरेशन पॉइंट क्या आ जाएगा भैया? 360 माइक्रोलीटर पर लीटर। 360 माइक्रोलीटर पर लीटर। सीधा याद रख लेना, सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि सैचुरेशन पॉइंट C3 का किस पे आएगा? 450 माइक्रोलीटर। C4 का किस पे आएगा? 360 माइक्रोलीटर। इतनी बात, माइक्रोलीटर पर लीटर। इतनी बात एकदम क्लियर है। अब तुमसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन तो इस लाइन से उठ सकता है, यहां से। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? देखो, अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि ये बताओ कि CO2 जो है वो लिमिटिंग फैक्टर किसके लिए है? C3 के लिए या C4 के लिए? सोच के बताओ अभी। तो देखो, C4 को कम CO2 चाहिए और इतना CO2 एटमॉस्फेयर में अभी है, इतना CO2 एटमॉस्फेयर में अभी है, लेकिन इतना CO2 अभी एटमॉस्फेयर में नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ग्लोबल वार्मिंग हमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, पॉल्यूशन करना पड़ेगा, बहुत तेजी से पॉल्यूशन करना पड़ेगा, तब जाके 0.5 या 0.06 या 0.05 इतना पहुंच पाएगा। तो अगर हम बात करें तो देखो, इस जितना एनवायरनमेंट में है उतना तो इसे मिल गया, तो इसका तो सैचुरेशन आ जाएगा। अरे यार, कहने का मतलब समझो भैया मेरे चाचा, ये देखो 0.036 होता है। अगर इसको माइक्रोलीटर में कन्वर्ट करोगे तो इतना आएगा, 360 माइक्रोलीटर आएगा। इसी डाटा को, ये क्या है? परसेंटेज, और इसको हमने माइक्रोलीटर में कन्वर्ट कर दिया तो 360। तो ये तो एनवायरनमेंट में है ही ना, हमने बोला एनवायरनमेंट में 0.4 तक भी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 0.05 हमें जब करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ग्लोबल वार्मिंग करना पड़ेगा। तो अभी उतना CO2 कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। तो अभी जो CO2 कॉन्सेंट्रेशन है, करंट अवेलेबिलिटी जो हमारे पास है CO2 का, करंट अवेलेबिलिटी जो CO2 का है, उस हिसाब से, करंट अवेलेबिलिटी के हिसाब से CO2 जो है लिमिटिंग फैक्टर है। किसके लिए? C3 के लिए। C3 के लिए लिमिटिंग फैक्टर है। क्यों? क्योंकि हमारे पास उतना CO2 है ही नहीं, तो इसका सैचुरेशन जो है तो उस पे कहां आएगा? हमारे पास CO2 लिमिटेड है। तो करंट अवेलेबिलिटी जो CO2 का है उसके हिसाब से लिमिटिंग फैक्टर CO2 किसके लिए? C3 के लिए, C4 के लिए। अरे मेरे चाचा भैया, ये बताओ, इसको कम खाने की जरूरत है और इसको ज्यादा खाने की जरूरत है। कम खाना हमारे पास अवेलेबल है तो ये कम खाना खाया और अपनी जरूरत पूरी किया, लेकिन इसे ज्यादा खाने की जरूरत है तो ज्यादा खाना हमारे पास है नहीं, तो खाना किसके लिए कम पड़ गया? इसके लिए कम नहीं पड़ेगा। सीधा क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि बताओ CO2 जो है वो लिमिटिंग किसके लिए है? लिमिटिंग फैक्टर किसके लिए? C3 के लिए या C4 के लिए? C3 के लिए। और अगला क्वेश्चन यहां से ये हो सकता है कि पूछेगा, बताओ C3 प्लांट जो होता है उसमें सैचुरेशन पॉइंट कितने माइक्रोलीटर पे आ जाएगा? 450 माइक्रोलीटर पर लीटर। और उसके बाद क्या हुआ? इसमें किसमें आ जाएगा भैया? C4 में 360 माइक्रोलीटर पर लीटर। इतनी बात एकदम क्लियर है। यही दोनों से, यहीं से क्वेश्चन हो सकता है, यहीं से अगर बने तो यहीं से क्वेश्चन आ सकता है। इतनी बात एकदम क्लियर। चलो, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है।
अब बात करते हैं CO2, अब मिटा रहे हैं। CO2 कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो जो होता है लिमिटिंग फैक्टर होता है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में इसकी मात्रा कम है। अगर 0.04 तक बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा? लिमिटिंग फैक्टर। अगर 0.04 तक बढ़ाओगे तो लिमिटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? 0.05 तक बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगा। लेकिन इससे ज्यादा बढ़ाओगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस घट जाएगा। उसके बाद बताया हमने कि C3 एंड C4 प्लांट होते हैं, वो CO2 के प्रति रिस्पांस देते हैं लेकिन अलग अलग तरीके से। C3 जो होगा रिस्पांस तब देगा जब हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, और C4 कब रिस्पांस देगा? वो लो में भी रिस्पांस दे सकता है। उसके बाद अगर सैचुरेशन पॉइंट, C3 का सैचुरेशन पॉइंट जो है वो किस पर आएगा? C3 का सैचुरेशन पॉइंट जो है वो आ जाएगा 450 माइक्रोलीटर पर लीटर पर, और C4 का आ जाएगा 360 माइक्रोलीटर पर लीटर। अब एक बात और लिखा हमारी एनसीईआरटी ने, कहा अगर हम C3 एंड C4 की बात कर रहे हैं, कहा अगर एट लो लाइट इंटेंसिटी, अगर हमारे पास लो लाइट इंटेंसिटी है और लो लाइट इंटेंसिटी है एंड हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब हमारे पास मान लो लो लाइट इंटेंसिटी है एंड CO2 कॉन्सेंट्रेशन हम बढ़ाते जा रहे हैं, हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन है, तो अब तुमसे पूछ लेगा बताओ इस कंडीशन में क्या C3 या C4 रिस्पांस दे पाएंगे, मतलब फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे? तो आंसर क्या होगा? नहीं। क्यों? CO2 बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। हाई CO2 मतलब ऑप्टिमम CO2 तुमने कर दिया, लेकिन यहां ऑप्टिमम लाइट तो करो। यहां लाइट की इंटेंसिटी क्या है? लो। ब्लैकमैन्स ने यही कहा था, अगर तुम टेम्परेचर ऑप्टिमम दे दो, क्लोरोफिल ऑप्टिमम है, लाइट ऑप्टिमम आ रहा है उससे, उसके बाद तुमने CO2 ज्यादा दे दिया, CO2 मतलब ऑप्टिमम कर दिया, सब कुछ ऑप्टिमम, CO2 ऑप्टिमम, लाइट ऑप्टिमम, वाटर ऑप्टिमम, लेकिन तुमने टेम्परेचर ही वेरी लो रखा, अगर टेम्परेचर वेरी लो है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस कब होगा? किसकी वजह से नहीं हो रहा? वेरी लो टेम्परेचर की वजह से। अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो फोटोसिंथेसिस होने लगेगा। तो यहां भी लो लाइट इंटेंसिटी की तुमने CO2 कॉन्सेंट्रेशन क्या बढ़िया कर दिया, लेकिन अभी लो लाइट इंटेंसिटी है तो कोई भी ग्रुप रिस्पांस नहीं देगा, चाहे वो, तो हमारी एनसीईआरटी में लिखा नाइदर C3 नॉर C4 ग्रुप रेस्पॉन्स, ये रेस्पॉन्स भैया नहीं देंगे, मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। उसके बाद अब बात करते हैं एट हाई लाइट। हाई मतलब भैया बहुत ज्यादा हाई मत कर देना कि फोटो ऑक्सीडेशन हो जाए। एट हाई लाइट इंटेंसिटी एंड अब CO2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ, हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन, तो कहा ठीक है। अब देखो लाइट भी बढ़िया है, CO2 भी बढ़िया है। हाई का मतलब बहुत ज्यादा हाई मत कर देना, बियॉन्ड द 0.05%, इतना नहीं कह रहा है। तो अब क्या होगा? C3 एंड C4 दोनों में क्या हो जाएगा? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगा। देखो डिफरेंस दोनों में क्या है, यहां लो लाइट इंटेंसिटी है, हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन है। यहां हाई लाइट मतलब अच्छा खासा लाइट है, अच्छा खासा CO2 है, तो सब कुछ अच्छा है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या होगा? अच्छा ही होगा। इतनी बात एकदम क्लियर है। अच्छा, C3 प्लांट को क्या चाहिए? भैया ज्यादा CO2 चाहिए। C3 प्लांट को क्या चाहिए? ज्यादा CO2 चाहिए। तो इसीलिए अब ज्यादा CO2 दे देंगे तो अच्छा खासा वो क्या करेगा? हाई यील्डिंग होगा। अगर क्रॉप की बात करें, किसी क्रॉप को हमने ज्यादा CO2 दे दिया और सब कुछ बढ़िया रखा, लाइट भी सही दे दिया, उसके बाद वाटर भी सही दे दिया, तो क्या करेगा? उसमें यील्डिंग, पैदावार ज्यादा होगी कि नहीं? तो इसीलिए कुछ सम ग्रीन हाउस क्रॉप्स होते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट पता है? ग्रीन हाउस क्रॉप जैसे कि टोमेटो, बेल पेपर, काली मिर्च, ये दोनों को क्या किया जाता है? ग्रीन हाउस में रखा जाता है। ग्रीन हाउस मतलब एक बंद जार होता है, कांच का बना जार होता है, उसमें आर्टिफिशियली, जैसे इन्वायरमेंट में कितना है? इन्वायरमेंट में CO2 कितना है? 0.03% या बोल दो 0.04%, लेकिन ये है C3 प्लांट, इनको चाहिए ज्यादा CO2 तभी ज्यादा पैदावार हो पाएगा, तो हमने इसमें CO2 बाहर से और ऐड कर दिया।
तो इसमें हाई CO2 है और इसमें टमाटर लगा दिया, बेल पेपर लगा दिया, किसमें ग्रो कराया, ग्रो इन CO2 एनरिच, एनरिच मतलब जहां CO2 पाया जाए। तो हमने क्या देखा, हायर यील्डिंग, उसमें पैदावार क्या हुआ, ज्यादा हुआ, हायर यील्ड हुआ, पैदावार क्या हुआ, ज्यादा हुआ। तो ये दिमाग में रख लेना। दो ग्रीन हाउस प्लांट को क्या कराया गया, आर्टिफिशियली क्या कराया गया, ग्रीन हाउस के अंदर कल्चर कराया गया, उसमें क्या कराया गया, खेती कराया गया, टोमेटो और बेल पेपर, ताकि हाई यील्डिंग ज्यादा हो सके। इसमें आर्टिफिशियली CO2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। एटमॉस्फेयर की तुलना में यहां CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया गया और C3 प्लांट को क्या चाहिए, CO2 ज्यादा चाहिए। चलो इसको हम मिटा रहे हैं। बताओ, लो लाइट इंटेंसिटी, हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन है, C3 रेस्पॉन्स करेगा, C4 कोई ग्रुप रेस्पॉन्स नहीं कर पाएगा। हाई लाइट इंटेंसिटी है और हाई CO2 है, C3 रेस्पॉन्स करेगा या C4, दोनों में क्या होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। कुछ ग्रीन हाउस क्रॉप्स होते हैं, जैसे टोमेटो हो गया, बेल पेपर हो गया, इसको किसमें, ग्रीन हाउस में ग्रोथ कराया जाता है इसका, और वहां आर्टिफिशियली CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया जाता है ताकि क्या हो जाए, हाई यील्डिंग हो जाए। क्या हो जाए भैया, हाई यील्डिंग हो जाए। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो अब बात करते हैं टेम्परेचर। किस पे बात करते हैं, टेम्परेचर पे बात करते हैं। देखो टेम्परेचर से पहले हमें एक चीज समझना पड़ेगा, जो हमने बताया था तुम्हें, फोटोसिंथेसिस जो होता है, फोटोसिंथेसिस को हमने दो भागों में बांटा था। कहा था दो रिएक्शन इसमें चलते हैं, एक चलता है लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, और दूसरा क्या चलता है भैया, डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन हमने बताया था। लाइट रिएक्शन जल्दी तुम्हें बताना, लाइट रिएक्शन कहां चलता है, ग्रेना में। डार्क रिएक्शन कहां चलता है, स्ट्रोमा में। अच्छा, स्ट्रोमा में क्या होते हैं, एंजाइम। तो डार्क रिएक्शन जो होता है ये क्या होता है, एंजाइम डिपेंडेंट होता है। क्या होता है, एंजाइम पे डिपेंड करता है, एंजाइम डिपेंडेंट, और ये एंजाइम पर निर्भर करता है। और एंजाइम जो होता है इसे कंट्रोल करता है टेम्परेचर। कौन कंट्रोल करता है, ये टेम्परेचर कंट्रोल्ड होता है। तो भैया अगर कहीं बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर होगा या बहुत ज्यादा हो गया तो दिक्कत हो जाएगा, ये एंजाइम क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हो सकता है ज्यादा बहुत तेज टेम्परेचर कर दो तो इसका डीनेचुरेट हो जाए, मतलब टूट जाए, ये एंजाइम ही बेकार हो जाए। तो ये स्ट्रोमा में जो डार्क रिएक्शन चलता है वो टेम्परेचर के प्रति सेंसिटिव रहेंगे कि नहीं, चौकन्ने रहेंगे कि नहीं, कि कहीं टेम्परेचर बहुत ज्यादा ना हो जाए। तो ये क्या रहेंगे, ये होते हैं हाईली सेंसिटिव टू टेम्परेचर। तुमसे पूछ ले भैया कौन टेम्परेचर के प्रति सेंसिटिव रहेगा, तो ये भी टेम्परेचर, ऐसा नहीं, ये भी टेम्परेचर के प्रति सेंसिटिव होते हैं। टेम्परेचर के प्रति क्या होते हैं, सेंसिटिव, लेकिन उतने सेंसिटिव नहीं होते जितना ये सेंसिटिव होता है। ये इस पे जो होता है टेम्परेचर जो होता है अपना इफेक्ट बहुत कम दिखा पाता है, इफेक्ट मच लेसर, बहुत कम दिखा पाता है अपना इफेक्ट, लेकिन इसमें ज्यादा इफेक्ट दिखाएगा क्योंकि यहां इस रिएक्शन को कंट्रोल कौन कर रहा है, एंजाइम। और एंजाइम क्या होता है, एंजाइम होते हैं टेम्परेचर, एंजाइम किसके कंट्रोल में होते हैं, टेम्परेचर। तो ये इसीलिए ये एंजाइम हाईली सेंसिटिव होता है। किसके लिए, किसके लिए हाईली सेंसिटिव होता है, टेम्परेचर से हाईली सेंसिटिव होता है। तुमसे एक क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है कि बताओ फोटोसिंथेसिस में किस पर टेम्परेचर ज्यादा असर डालेगा, बस एक क्वेश्चन पूछेगा, डार्क रिएक्शन या लाइट रिएक्शन, तो डार्क रिएक्शन पे डालेगा। किस पे डालेगा, डार्क रिएक्शन। अब पूछ ले क्यों डालेगा, क्योंकि ये एंजाइम डिपेंडेंट होते हैं। कह दे एंजाइम डिपेंडेंट होने से क्या दिक्कत है, क्योंकि एंजाइम को कंट्रोल करता है टेम्परेचर। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो अच्छा, किसी भी काम को करने के लिए जैसे हम कोई फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो उसे टेम्परेचर बहुत कम चाहिए या बहुत ज्यादा चाहिए, तो तुम क्या कहोगे, ना तो बहुत कम चाहिए ना तो ज्यादा चाहिए, क्या चाहिए, बेस्ट। और बेस्ट को ही क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम। क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम, ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब देखो ऑप्टिमम टेम्परेचर
C3 एंड C4 के लिए अलग अलग होता है। C3 एंड C4 के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। जब हमने चार्ट पढ़ाया था तो देखो एक बार चार्ट में हमने क्या लिखाया था, C3 के लिए होता है 20 से कितना होता है भैया, 20 से 25 के करीब था। क्या था, 20 से 25। और जबकि 20 से 25 C3 के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। जबकि इसके लिए C4 के लिए हमने ये लिखाया था 30 से 40 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर इसका C3 प्लांट जो है उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। और इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है C4 का, 30 से 40 डिग्री सेल्सियस। ये ऑप्टिमम टेम्परेचर किसी प्लांट का कितना ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, ये एक बात पर और डिपेंड करता है। ये डिपेंड ऑन कि किस हैबिटाट में वो पाया जा रहा है। किस पे डिपेंड करता है, हैबिटाट में। किसी प्लांट का, देखो भैया एनसीईआरटी की कोई भी लाइन स्किप नहीं कर रहे हैं, एक सिंगल लाइन स्किप नहीं हो रहा है, समझ रहे हो ना, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, ये तुम्हें समझना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। चलो हमने क्या बोला, ऑप्टिमम टेम्परेचर किसी प्लांट का, XYZ जो भी प्लांट है, किसी प्लांट का ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होगा, ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि वो किस हैबिटाट में पाया जा रहा है, किस हैबिटाट में पाया जा रहा है। हम तुम्हारे सामने एक पृथ्वी बना दे रहे हैं, क्या बना दे रहे हैं, ऐसा पृथ्वी होता नहीं है, गलती से बन गया ऐसा, चलो अरे मान लो ऐसा ही होता है, अरे चलो ऐसे ही हमने बना दिया, एक पृथ्वी बनाया। हमने बोला था 20 से एक इमेजिनरी लाइन हो गया होता है जिसे क्या बोलते हैं, इक्वेटर। उसके ऊपर क्या होता है, ट्रॉपिकल, फिर सब ट्रॉपिकल होता है, उससे मतलब हमें नहीं है। ये क्या होता है, यहां से लेकर यहां तक ट्रॉपिकल, और यहां क्या होता है, टेम्परेट। हमें सब ट्रॉपिकल से मतलब नहीं है अभी, या फिर पोलर से भी मतलब नहीं है। तो अगर यहां से हम सनलाइट डालें, क्या डालें, सनलाइट, तो ज्यादा सनलाइट कहां पड़ता है, ट्रॉपिकल पे। टेम्परेट पे डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, देखो ये सब पहले ही बता चुके हैं। टेम्परेट पे जाते जाते लाइट जो है डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है टेम्परेट पे जाते जाते, तो टेम्परेट पे इसीलिए ठंडी होती है और ट्रॉपिकल पे क्या होती है, गर्मी। तो ऐसा प्लांट जो ट्रॉपिकल में पाया जाएगा उसमें टेम्परेचर का ऑप्टिमम टेम्परेचर हाई होगा या लो होगा, क्योंकि यहां ज्यादा टेम्परेचर पड़ रहा है, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, ऐसा प्लांट जो ट्रॉपिकल रीजन पे पाया जाता है उसका हैबिटाट ट्रॉपिकल एरिया में है। ट्रॉपिकल एरिया मतलब हाई टेम्परेचर पड़ रहा है, तो उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर भी हाई होगा ना, हाई ऑप्टिमम टेम्परेचर। उसके बाद मान लो वो टेम्परेट एरिया में पाया जा रहा है, तो उसका, अब भैया टेम्परेट में ठंडी लगभग पड़ती है तो लो ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा। टेम्परेचर क्या हो भैया, ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होगा, लो ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा। इतनी बात एकदम क्लियर है, छापो जल्दी से इसको। चलो मिटाएं इसको, बस इतना ही टेम्परेचर के बारे में हमें पढ़ना है। फोटोसिंथेसिस जो होता है वो, उसमें क्या होता है, वो लाइट रिएक्शन भी होता है और डार्क रिएक्शन। सीधा क्वेश्चन पूछेगा सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसको इफेक्ट करेगा, डार्क रिएक्शन को। क्यों करेगा, क्योंकि एंजाइम डिपेंडेंट है। एंजाइम डिपेंडेंट होने से क्या है, एंजाइम डिपेंडेंट क्या होता है, एंजाइम जो होता है टेम्परेचर कंट्रोल होता है। सब किस पर कम असर डालेगा, लाइट रिएक्शन पर। अच्छा, उसके बाद ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होगा C3 प्लांट का अलग होगा और C4 प्लांट का अलग होगा। हमने बोला ऑप्टिमम टेम्परेचर एक बात पर और डिपेंड करता है कि उसका, उस प्लांट का, डिफरेंट प्लांट का हैबिटाट क्या है। अगर उनका हैबिटाट ट्रॉपिकल है तो हाई ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा, अगर टेम्परेट है तो क्या होगा, लो ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा। क्या होगा भैया, लो ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब देखो भाई, वाटर के बारे में चाहे पढ़ाएं और चाहे ना पढ़ाएं बात एक है, लेकिन हम कुछ बातें लिखेंगे वाटर के बारे में। जैसे जो वाटर होता है, वाटर, अगर हम वाटर के बारे में बताएं तो वाटर जो होता है ये डायरेक्ट, इसका रोल बताओ, CO2 प्लस H2O गिव राइज टू क्या देता है, CO2 प्लस H2O। अरे यार भैया, CO2 प्लस H2O
ग्लूकोज प्लस O2, ये जो है वाटर यहां रिएक्टेंट की तरह काम कर रहा है कि नहीं? ये किसकी तरह काम कर रहा है? रिएक्टेंट। अब पूछ ले किसमें, लाइट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन में? तो वाटर की स्प्लिटिंग कहां हुई थी? लाइट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन? तो किसमें? लाइट रिएक्शन में हुई थी। वाटर स्प्लिटिंग किससे जुड़ा हुआ है? पीएस सेकंड से या पीएस फर्स्ट से? पीएस सेकंड से, ये बातें भूलना नहीं। अब वाटर जो है इसका डायरेक्ट रोल किसमें होता है? देखो डायरेक्ट रोल फोटोसिंथेसिस में होता है, डायरेक्ट यूज हो रहा है फोटोसिंथेसिस में, लेकिन इसका इनडायरेक्ट भी बहुत रोल है। इनडायरेक्ट रोल क्या? बहुत सारे, जैसे ये वाटर स्ट्रेस जब होता है, वाटर की कमी जब होती है तो हमारा प्लांट रिलीज करता है एब्सिसिक एसिड, और वो एब्सिसिक एसिड जो होता है स्टोमेटा को क्या कर देता है? क्लोज करवा देता है। अब वो स्टोमेटा क्लोज हुआ तो CO2 कॉन्सेंट्रेशन अब अंदर नहीं जा रहा होगा, कम होगा, तो फोटोसिंथेसिस भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो वाटर का डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोल किसमें है? वाटर स्ट्रेस होने से वो फोटोसिंथेसिस कम करा देता है। उसके बाद बताओ, अगर कोई प्लांट ऐसे एकदम फला फूला है, लेकिन अब देखो फला फूला है मतलब लगातार इस पे देखो, ये देखो प्लांट है, ये इसकी लीफ है, और ये क्या कर रहा है भैया? यहां से सन ले रहा है। अब सन देखो डायरेक्ट गिर रहा है। अब भैया ट्रांसपायरेशन ज्यादा हो रहा है, ट्रांसपायरेशन मतलब वाटर लॉस ज्यादा हो रहा है। अब ये प्लांट अपना वाटर लॉस नहीं करना चाहता है, तो कहा यार अभी हमारा सरफेस एरिया क्या है? ज्यादा है। सरफेस एरिया क्या है? ज्यादा है। तो हमने कहा प्लांट अपना वाटर क्या कर दो? लॉस कर दो, और तुम मुरझा जाओ मतलब लटक जाओ। बिल्टिंग बोलते हैं इसे। तो इसमें क्या होता है? वाटर का इनडायरेक्ट रोल किसमें होता है? बिल्टिंग में भी होता है। अब बिल्टिंग की वजह से क्या हो गया? सरफेस एरिया रेड्यूस हो गया। रेड्यूस सरफेस एरिया हुआ मतलब वाटर लॉस क्या हो गया? कम हो गया। क्या हो गया? कम हो गया। इतनी बात एकदम क्लियर है। वाटर का मेटाबॉलिक रिस्पांस, मेटाबॉलिक रिएक्शन जो चलता है उसके लिए बेस की तरह काम करता है। तो वाटर के बहुत सारे काम होते हैं, यहां नहीं जानना उतना। वाटर जो होता है ये रिएक्टेंट की तरह किसमें काम करता है? लाइट रिएक्शन में, डायरेक्ट फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। उसके बाद ये वाटर स्ट्रेस में क्या करता है? वाटर स्ट्रेस जब होता है तो इनडायरेक्ट इसका रोल होता है फोटोसिंथेसिस को घटवा देता है। उसके बाद बिल्टिंग भी करवाता है। वाटर लॉस हो जाएगा तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा, तो वाटर लॉस क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। अरे वाटर लॉस कर, हाँ वाटर सरफेस एरिया कम हो गया, अभी वाटर लॉस बहुत ज्यादा हो रहा था, अब वाटर लॉस क्या होगा? कम होगा। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो अब कुछ और पॉइंट पढ़ लेते हैं। चैप्टर यहां हुआ एंड, लेकिन अब कुछ मिनट हम एक्स्ट्रा पॉइंट पे ध्यान देंगे, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं। एक इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा पॉइंट जो हमारे पास है वो है कैम पाथवे। क्या है भैया? कैम पाथवे। सुनो, हमने पढ़ा था C2 पाथवे, C3 पाथवे, C4 पाथवे, जिसमें C2 हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, और वो चल किस में रहा था? C3 में C2 चल सकता है, और C4 में फोटो रेस्पायरेशन या C2 पाथवे नहीं चलेगा। लेकिन इसके अलावा भी एक पाथवे है, C4 पाथवे, कैम पाथवे, C4 पाथवे कर रहे हैं, कैम पाथवे। C2, C3, C4 के अलावा एक पाथवे और है जिसे नाम दिया जाता है कैम पाथवे। इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखो कैम का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म होता है क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म इसका फुल फॉर्म होता है। तो पहला क्वेश्चन तो यही हो गया। इतनी बात एकदम क्लियर। चलो, ये कैम पाथवे जो होता है ये पाया जाता है, कहां पाया जाता है? सकुलेंट प्लांट या जीरोफाइट प्लांट, ऐसे प्लांट जो ड्राई एरिया में रहते हैं, जैसे अपोन्सिया, कैक्टस, ये सब कहाँ रहते हैं? ड्राई एरिया में रहते हैं, सूखे एरिया में रहते हैं, रेगिस्तानी एरिया में रहते हैं। वहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और पानी की कमी होती है। भाई टेम्परेचर क्या है? बहुत ज्यादा है और पानी की जमीन में कमी है, तो क्या बताओ? और अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो ट्रांसपायरेशन, वाटर लॉस क्या होगा? ज्यादा होगा, और पानी यहां से आ कम रहा है, तो प्लांट की डेथ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है और ट्रांसपायरेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो प्लांट को क्या हो जाएगी? दिक्कत। क्या हो जाएगी? दिक्कत। इसीलिए वहां चलाया गया क्या? कैम पाथवे। क्या चलाया गया भैया? कैम पाथवे चलाया गया।
अच्छा, ये वाटर लॉस किसके द्वारा होता है? स्टोमेटा द्वारा होता है। किसके द्वारा? स्टोमेटा। तो वहां चलाया गया कैम पाथवे, उस प्लांट में क्या डेवलप हुआ? कैम पाथवे, क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे कह सकते हैं, सकुलेंट या जीरोफाइट प्लांट। ये एक एडॉप्टेशन है, ये प्लांट के लिए एक एडॉप्टेशन था। किस लिए? पहला क्वेश्चन आया हुआ सीबीएसई का, फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ताकि हम वाटर के लॉस को बचा सकें, वाटर को कंजर्व कर सकें। कैम पाथवे एक एडॉप्टेशन है प्लांट के लिए। किस लिए? ये क्वेश्चन हो सकता है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, वाटर को कंजर्व करने के लिए। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो अब देखना, अगर हम बात करें इस पे, एडॉप्टेशन को कुछ ना कुछ प्लांट अपने अंदर किया होगा ना, तभी वाटर को लॉस होने से बचा रहा है, तभी वाटर को लॉस होने में क्या कर रहा है? बचा रहा है। तो इसने दो चीजें की अपने अंदर, दो बदलाव किए। पहला, स्टोमेटा जो होता है उसी के द्वारा वाटर लॉस हो रहा था। तो जनरली क्या होता है प्लांट में, स्टोमेटा जो होता है, जनरली प्लांट में क्या होता है, स्टोमेटा दिन में क्या होते हैं? खुले होते हैं, और रात में क्या होते हैं? बंद होते हैं। लेकिन इसने उल्टा कर दिया, इसमें स्टोमेटा जो था वो दिन में क्लोज था। क्लोज क्यों था? ताकि यहां पर क्या ना हो सके, ट्रांसपायरेशन, वाटर लॉस ना हो सके, इसलिए स्टोमेटा दिन में क्लोज था। ओपन कब था? नाइट में ओपन था। अब कुछ लोग कहेंगे सर तो फोटोसिंथेसिस कैसे इसमें होगा? ये तो बवाल बात हो गया, दिन में क्लोज है और नाइट में नहीं भैया, नाइट में ओपन हो गया, तो अब फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? तो हम कहेंगे रुको जरा, हाँ बता रहे हैं इधर। अब उसके लिए हमें मीजोफिल सेल बनाना पड़ेगा। दूसरा भैया 20 बार बताएं, संकेन स्टोमेटा, धसा हुआ स्टोमेटा इसमें होगा। संकेन है भैया, अगर ये छेद अभी यहां पर है तो यहां से वाटर लॉस आसानी से हो रहा है, लेकिन ये छेद को अंदर एकदम कर दो, संकेन धसा हुआ स्टोमेटा कर दो, तो क्या होगा? ये बता चुके हैं ना डिटेल में। संकेन स्टोमेटा हो जाएगा तो वाटर लॉस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दो एडॉप्टेशन इसमें है। अब देखो इसमें हुआ क्या, इधर हम लिख दे रहे हैं, इधर बना दे रहे हैं, ये है मीजोफिल सेल। फिर इसी में हम समझाएंगे तो फंस जाओगे, इसीलिए दूसरा हमने मीजोफिल सेल बना दिया इधर। लो भैया, दोनों का नाम क्या है? मीजोफिल सेल। एक ही समझा सकते थे, लेकिन चलो अलग अलग समझा रहे हैं। मीजोफिल सेल में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। ये लो भैया, क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, मीजोफिल सेल में वैक्यूल भी पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? बिल्कुल पाया जाता है। लो बना दिए वैक्यूल। इसमें भी क्या होगा? मीजोफिल सेल है तो इसमें भी क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट बना दिया। इसमें भी क्या होगा भैया? मीजोफिल सेल कह रहा है, वैक्यूल्स बना दिया, सेल ऑर्गेनेल। अब हुआ क्या, ये कैसे संभव है कि दिन में ये क्लोज स्टोमेटा है, अब तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? हमारे दिमाग में बड़ा क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस कैसे हो रहा होगा? अगर फोटोसिंथेसिस का तो नहीं भी होगा तो प्लांट खाएगा क्या जब कुछ बनाएगा नहीं? तो सुनो, इसमें क्या हुआ, ये C4 की तरह होते हैं। C4 साइकिल तुमने पढ़ा था, वो ये उसी की तरह ही होते हैं, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत उसी की तरह होता है। जैसे CO2 एटमॉस्फेयर से आया तो CO2 रिएक्ट करता, C4 वाला बताओ बिल्कुल, H2O के साथ क्या बनाया था? कार्बोनिक एसिड। अब ये टूट गया था किसमें? H+ और बाइकार्बोनेट आयन, SCO3-। अब SCO3- रिएक्ट किया था किससे? फास्फोइनॉल पाइरुवेट, और क्या बना था? यहां एंजाइम कौन सा लगा था? पेप्केज या पेप कार्बोक्सिलेज, हम लिख दे रहे हैं पेप्केज। उसके बाद हमने देखा था बना क्या था यहां पर? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट हो गया था मैलिक एसिड। ये जानते हो कब हो रहा है? ये हो रहा है ड्यूरिंग नाइट। कब हो रहा है? ड्यूरिंग नाइट। यार देख के ही बता सकते हो, स्टोमेटा खुला है तभी तो CO2 अंदर आ रहा है, स्टोमेटा खुला तभी तो CO2 अंदर आ रहा है। ये नाइट के दौरान इधर वाला हो रहा है। क्या? नाइट के दौरान। अब ये मैलिक एसिड जो होता है ये स्टोर हो जाता है किसमें? ये जाके स्टोर हो जाता है वैक्यूल में।
किसमें स्टोर हो जाता है? वैक्यूल में, क्योंकि नाइट में हमें लाइट एनर्जी मिलेगी नहीं। अगर लाइट एनर्जी मिलेगी नहीं तो फोटोसिंथेसिस होगा नहीं। लेकिन तैयारी इसने रात में कर ली है। क्या? फोटोसिंथेसिस की तैयारी इसने रात कैसे कर ली अभी बताएंगे। मैलिक एसिड बना, अभी क्या ग्लूकोज कुछ बना? नहीं, ग्लूकोज नहीं बना। ग्लूकोज बनने का एक तरीका है, चाहे C4 प्लांट हो, चाहे C3 प्लांट हो, चाहे कैम प्लांट हो, C3 साइकिल चलाना पड़ेगा अगर ग्लूकोज बनाना है। इतनी बात एकदम क्लियर है ना। चलो, तो नाइट के दौरान क्या हुआ? ये सब हुए। पेप बाई का SCO3 माइनस के साथ रिएक्ट किया, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, फिर ये कन्वर्ट हो गया मैलिक एसिड में। ये स्टोर हो गया किसमें? वैक्यूल्स में। किसमें स्टोर हो गया? वैक्यूल्स में। नाइट में ये हुआ। नाइट में ग्लूकोज नहीं बना। फोटोसिंथेसिस होता है दिन में ही, भले ही स्टोमेटा इसका ओपन हो रात में। चलो अब देखो भैया, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कब होगा? नाइट में ग्लूकोज फॉर्मेशन होगा। चलो कैसे? चलो यहां हमने क्या स्टोर किया था? मैलिक एसिड। क्या स्टोर किया था? मैलिक एसिड। अब ये मैलिक एसिड को रिलीज, ये यहां से रिलीज होता है। क्या होता है? रिलीज। क्या रिलीज हुआ? मैलिक एसिड। ये मैलिक एसिड जो है, याद करो जब हमने C4 प्लांट बताया था तो हमने कहा था मैलिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? पाइरूबिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पाइरूबिक एसिड में। या लिख दो भैया, पाइरूबिक एसिड। जब ये पाइरूबिक एसिड में कन्वर्ट होगा, अब पूरा रिएक्शन उल्टा कर दो ना, पूरा रिएक्शन उल्टा कर दो, पाइरूबिक एसिड में कन्वर्ट होगा। तो यहां पर क्या हुआ? ये है 4 कार्बन और ये कितना है? 3 कार्बन। ये कितना है? 3 कार्बन। 4 कार्बन इधर, 3 कार्बन इधर। बताओ, 4 कार्बन इधर, 3 कार्बन इधर। इधर से निकला एक CO2। क्या निकला? CO2। कब? दिन में। ये कब हो रहा है? डे टाइम वाला हिसाब किताब है। डे टाइम। स्टोमेटा क्लोज है, भाड़ में जाए, हमें तो CO2 ले मिल गया। अब यहां क्या होगा? CO2 इंटर करेगा। अब ये CO2 रिएक्ट करेगा किसके साथ? RuBP के साथ। RuBP के साथ और क्या चल जाएगा? C3 साइकिल। क्या चल जाएगा? C3 साइकिल। एंजाइम कौन सा यूज होगा? रूबिस्को। कौन सा एंजाइम? रूबिस्को। और यहाँ C3 साइकिल चलेगा तो ग्लूकोज बन जाएगा कि नहीं? ग्लूकोज बन जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये यहां से पूछ सकता है, अगर अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहे तो यहां से कह सकता है, बताओ स्टोमेटा डे टाइम पे क्या होते हैं? क्लोज होते हैं, और नाइट में क्या होते हैं? ओपन होते हैं। तो कहते फोटो ग्लूकोज कब बनेगा? तो भड़ से लोग यहाँ सॉरी यहाँ क्या होगा? ग्लूकोज इसमें बनेगा। ग्लूकोज कब बनेगा? डे टाइम पे। नाइट में क्यों नहीं बनेगा जबकि CO2 नाइट में है? भैया नाइट में लाइट एनर्जी नहीं है ना, और लाइट एनर्जी हमें चाहिए। समझ गए ना बात को? तो चलो भैया, ये हमारी बात हो गई किस पे? ये है नाइट टाइम और ये है डे टाइम। अब एक बात याद रख लेना, बताओ C4 में कितने ATP लगे थे? ये यहां 2 ATP लगेगा कि नहीं? ये जब पाइरूबिक एसिड किसमें कन्वर्ट होगा? पाइरूबिक एसिड जाएगा फिर किसमें? PEP में। तो वहां भी 2 ATP लगा था, यहां भी 2 ATP लगेगा। और साइकिल कितनी बार चलेगा? 6 बार। अगर हम बात करें C4 में तो वहां कितना लगेगा? 30 ATP लगा था एंड 12 C3 में भैया कितना लगेगा? 18 और 12 NADPH। और यहां कितना? यहां 12, तो 30 ATP और 12 NADPH वहां भी लगा था और यहां भी लगेगा। कैम पाथ में भी एक ग्लूकोज की सिंथेसिस करने के लिए कितना लगेगा? एक ग्लूकोज की सिंथेसिस करने के लिए 30 ATP और 12 NADPH लगेगा। 30 ATP और 12 NADPH लगेगा। चलो अब बात करते हैं। तो ये बात हुई किस पे? कैम पे। एक बात और इंपॉर्टेंट है यहां पर, अगर पूछ ले बताओ क्या मीजोफिल सेल में, एक लाइन लिखा था यार जब हमने चार्ट पढ़ाया था, देखो वेदर फोटो रेस्पायरेशन प्रेजेंट इन लो लाइट इंटेंसिटी, नहीं कह रहा है चलो इधर एक बात देखना, हमने बताया था अगर C3 प्लांट देखोगे तो उसमें रूबिस्को होगा, C4 देखोगे तो मीजोफिल में क्या होगा? मीजोफिल में क्या होगा? पेप्टिकेज होगा। बंडल शीथ में क्या होगा? बंडल शीथ में होगा रूबिस्को। लेकिन यहां देखो पेप्टिकेज
मीजोफिल सेल में ही पाया जा रहा है। और मीजोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जा रहा है, रुबिस्को। तो एक ही सेल में पेप्टेज और मीजोफिल दोनों पाया जा रहा है। पेप्टेज एंड रुबिस्को दोनों किसमें पाया जा रहा है, ऐसा किसमें होगा, कैम पाथवे में, रुबिस्को बोथ इन मीजोफिल सेल। दोनों किसमें पाए जाते हैं भैया, मीजोफिल सेल में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, मीजोफिल सेल में। जल्दी से पूरा छापो। चलो बताओ, कैम पाथवे जो होता है वो उसे क्या बोलते हैं, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। एसिड का देखो, एसिड टूट रहा है, एसिड बन रहा है, एसिड का मेटाबॉलिज्म हो रहा है। देखो ये किसमें पाया जाता है, सकुलेंट या जीरोफाइट प्लांट। एडॉप्टेशन, दो तरीके के एडॉप्टेशन होते हैं। किस लिए, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ताकि देखो ये फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज भी बना दिया और दिन में स्टोमेटा क्लोज करके वाटर लॉस भी नहीं होने दिया, तो वाटर बच गया। तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर। पहला, स्टोमेटा जो होता है डे टाइम पे क्लोज होते हैं और नाइट में क्या होते हैं, ओपन होते हैं, ये इसका खास बात है। उसके बाद इसमें दूसरा एडॉप्टेशन है संकेन, धसा हुआ स्टोमेटा होता है। नाइट टाइम में क्या होता है, स्टोमेटा ओपन होते हैं तो CO2 जाएगा, तो CO2 रिएक्ट करेगा, उसके बाद जो होगा उसके बाद क्या होगा, H2CO3 बनेगा, H2CO3 में H+ निकल जाएगा, SCO3- जैसा C4 में हुआ था। उसके बाद ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनेगा, उसके बाद क्या होगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड स्टोर हो जाएगा किसमें, नाइट में। किसमें स्टोर हो गया, वैक्यूल में। अब वो वैक्यूल से जब डे आएगा तो क्या होगा, रिलीज होगा, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुविक एसिड में। और उसके बाद जो होगा उसके दौरान 4 कार्बन से क्या हुआ, 3 कार्बन, तो एक CO2 निकला, वो CO2 C3 साइकिल में यूज हो जाएगा और ग्लूकोज बन जाएगा। हमने बोला कैम पाथवे में भी 30 ATP और 12 NADPL लगेगा, एक ग्लूकोज लगेगा, एक ग्लूकोज बनाने में। और उसके बाद पेप्टेज और रुबिस्को जो होता है दोनों किसमें पाया जाता है, दोनों पाया जाता है। दोनों किसमें पाया जाता है भाई, दोनों पाया जाता है मीजोफिल सेल में। इतनी बात एकदम क्लियर है। अब क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा हम देख लेंगे। भैया देखो इसे अपना ही समझना, ऐसा नहीं वीडियो पॉज करके बंद करके रख दो। अगर यहां तक पहुंच गए हो तो और भी आगे चलो। क्लोरोफिल स्ट्रक्चर पे बात करेंगे, सीधा हम तुम्हें रटा दे रहे हैं, ज्यादा हम इसमें टीम टामड़ा नहीं फैलाएंगे अपना। क्लोरोफिल स्ट्रक्चर देखो, क्लोरोफिल एक क्या है, पिगमेंट है। ये पिगमेंट जो होता है इसमें हेड होता है, अभी हम लिख दे रहे हैं, उसके बाद बना देंगे थोड़ा सा। उसके बाद टेल होता है, ये टैडपोल लार्वा देखियो उसके समान होता है, टैडपोल लार्वा के समान होता है। हेड होता है और क्या होता है, टेल होता है। अब ये जो हेड होता है उसमें वो उसे कहते हैं पोरफायरिन। क्या बोलते हैं, पोरफायरिन, जिसमें सेंटर में क्या होता है, मैग्नीशियम। क्या होता है, जो 2 इलेक्ट्रॉन निकला था वो कहां से निकला था, मैग्नीशियम से। चलो, टेल को बोलते हैं, ये हाइड्रोकार्बन चैन होता है जिसे बोलते हैं फाइटोल। क्या बोलते हैं, फाइटोल। हेड जो होता है, जितनी बात बोल रहे हैं उसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट ना निकालना, पहली बात ये बाहर है। उसके बाद ये जो होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है। उससे पहले, हाइड्रोफिलिक से पहले इसमें 4 पाइरोल रिंग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, 4 पाइरोल रिंग पाए जाते हैं। ये सब क्या होता है अभी थोड़ा सा बता देंगे। और ये जो होता है हाइड्रोकार्बन के बने होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन के लंबे से चैन होते हैं। अभी फीलिंग नहीं आएगा, अभी एक बार बना देंगे। ये जो होता है हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग होता है। ये जो होता है वाटर से हेट करता है। हाइड्रोफोबिक, फोबिया मतलब डर, वाटर से डरता है। इसका साइज जो होता है वो होता है 15 बाई 15 एंगस्ट्रॉम। इसका साइज जो होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम। जल्दी से रट लो, बात खत्म। यही है, बस इतना ही। हमने क्या बोला, हेड जो होता है उस क्या होता है, पोरफायरिन बोलते हैं, जिसमें सेंटर में Mg पोरफायरिन बोल दिया जाता है, जिसमें मैग्नीशियम पोरफायरिन मतलब जिसमें सेंटर में क्या होगा, मैग्नीशियम होगा। 4 पाइरोल रिंग, हेड में 4 पाइरोल रिंग होगा। हाइड्रोफिलिक होगा, 15 बाई 15 एंगस्ट्रॉम का इसका साइज होगा। टेल जो होगा हाइड्रोकार्बन का होगा, फाइटोल बोलेंगे। हाइड्रोफोबिक होगा और उसके बाद हाइड्रोफोबिया नहीं, फोबिक। चलो, फोबिक होगा और 20 एंगस्ट्रॉम का होगा। इतनी बात एकदम क्लियर। चलो, इसको हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से ये पूछ सकता है कि क्लोरोफिल का हेड जो है उसका सेंट्रल पार्ट कौन है, या कोर मेटल ऑफ क्लोरोफिल, तो मैग्नीशियम होगा। सेंटर में मैग्नीशियम पाया जाता है। उसके बाद पाइरोल रिंग पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पाइरोल रिंग। पाइरोल रिंग बने होते हैं 5 एटम के।
जिसमें 4 कार्बन होता है, 1 नाइट्रोजन होता है, 1 2 3 4, 1 नाइट्रोजन। चलो कितने कितने पाए जाते हैं? ऐसे 4 पायरोल रिंग पाए जाते हैं। देखो यार डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं बनेगा क्योंकि अब ये हमने एक्चुअल नहीं बनाया, ऐसे ऊपर ऊपर बना दिया है, एक्चुअल बनाने की जरूरत भी नहीं है, समझ रहे हो ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और इसी फोर्थ से निकला होता है कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन का क्या निकला होता है? लंबा सा चैन निकला होता है जो 20 कार्बन का होता है। कितने कार्बन का होता है भैया? 20 कार्बन का होता है। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो तो यही है पूरा स्ट्रक्चर। अब लिख लेना ऐसे, कोर मेटल, कोर मतलब सबसे बीच में जो पाया जाए, कोर मेटल ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का जो कोर मेटल होता है वो क्या होता है? मैग्नीशियम। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इस टॉपिक से वेरी इंपॉर्टेंट ये है। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो आगे बढ़ें। देखो आगे बढ़ें, अब बात करते हैं। अब क्लोरोफिल एक टाइप का थोड़ी ना होता है, क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है। ये भी थोड़ा सा देख लेना। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में अंतर क्या होता है? ये इसमें होता है मेथाइल ग्रुप, जबकि इसमें होता है एल्डिहाइड ग्रुप। अगर तुम्हें पता हो मेथाइल ग्रुप मतलब CH3, एल्डिहाइड ग्रुप मतलब CHO। अब इसका फॉर्मूला अगर बता दें तो इसका फॉर्मूला तो तुम निकाल ही लोगे। चलो देखो, C55, H क्या, हाँ 72, O5N4, 1 2 3 4। बाबा जी की जय जयकार। इधर देखना, और उसके बाद 55 गिनो, नहीं गिन पाओगे। 20 तो इसमें हो गया, इसका मतलब बाकी बचा हुआ कहां है? इसमें है। इतनी बात एकदम क्लियर है। Mg देखो हम गिन लिए, Mg 1 है, ये कितना है? N 4 है, इसको तो हमें रखना ही नहीं। इतनी बात एकदम क्लियर है। ये हो गया क्लोरोफिल A। अब हम तुमसे कहें अगर CH3 को CHO में कन्वर्ट करना है तो कितने हाइड्रोजन इससे निकालने पड़ेंगे? 2 हाइड्रोजन निकालने पड़ेंगे। लो भैया 2 हाइड्रोजन निकल गया, 1 हाइड्रोजन बचा और 1 ऑक्सीजन जोड़ना पड़ेगा। 1 ऑक्सीजन जुड़ा तो यहां पर C55 का C55 रहेगा, C55, क्योंकि C यहां। उसके बाद देखो कितने हाइड्रोजन हमने एक्स्ट्रा जोड़े हैं, कितने? 2। तो यहां पर कितना था भैया? नहीं जोड़े नहीं, निकाले हैं 2 हाइड्रोजन निकाले हैं। तो यहां C कितना था? S72, तो यहां 2 घटा देंगे, S17। उसके बाद 2 हाइड्रोजन तो निकाल दिया है CH3 से 2 हाइड्रोजन हमने क्या कर दिया? निकाल दिया है, और 1 ऑक्सीजन जोड़ दिया, और क्या बन गया? CHO। 2 हाइड्रोजन निकालेंगे तो 72 में से 2 निकालेंगे 70। उसके बाद 1 ऑक्सीजन जोड़ा, यहां ऑक्सीजन कितना था? 5, यहां कितना हो जाएगा? 6। बाकी सब वैसे N4Mg। इतनी बात एकदम क्लियर है भैया, और कुछ तो छूटा नहीं। जल्दी से रटो इसको पूरा। तो मुझे लगता है यही बातें अब समाप्त करनी पड़ेगी। अब अगले चैप्टर पे बात करते हैं, रेस्पायरेशन इन प्लांट पे बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।